एक ऐसी लड़की जो सपनों के शहर मुंबई में औरों की तरह अपने भी सपने साथ लेकर आई। लेकिन मुंबई ने उसके सपने तो दूर की बात, उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस की वकील ने भी यह कहा था कि यह अब तक की सबसे दर्दनाक घटना थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम कवर इन हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं प्रीति राठी की, जो नर्सिंग एग्जाम पास करके आर्मी हॉस्पिटल मुंबई में ज्वाइनिंग के लिए आई थी। प्रीति राठी का जन्म दिल्ली में हुआ था। 3 मई 2013 की सुबह के अखबार के पहले पन्ने की एक खबर पढ़कर मन उचाट हो गया। बांद्रा टर्मिनस पर दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई में पहली बार उतरी प्रीति राठी के ऊपर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। हमलावर ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जैसे ही लड़की ने पीछे घूमकर देखा, उसके चेहरे पर एसिड फेंककर वह भाग गया। इतनी भीड़ वाले इलाके में भी कोई उसे रोक या पकड़ नहीं पाया और वह एक जिंदगी बर्बाद कर फरार हो गया। 22 साल की बेहद नाजुक और मासूम सी दिखती लड़की प्रीति राठी ने सैनिक अस्पताल में नर्स की नियुक्ति के लिए पहली बार मुंबई शहर में कदम रखा था। उसके हस्तलिखित पत्रों की भाषा जिस तरह से हताशा और चिंता से भरी हुई थी, वह न केवल दिल दहलाने वाली थी, बल्कि एक स्त्री के जीवन में आजीविका के समानांतर किसी और विकल्प के गैर जरूरी होने का भी सबूत देती थी। एक लड़की अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी, लेकिन जब भी उसे होश आता है तो वह अपनी नौकरी के बचने और छोटी बहनों के सुरक्षित रहने की चिंता व्यक्त करती है। माता पिता को टेंशन न पालने की हिम्मत देती है और हत्यारे के पकड़े जाने की खबर के बारे में पूछती है। अस्पताल में वह लिख लिख कर अपने पिता से संवाद कर रही थी और उसका आखिरी नोट यह था कि उसे महंगे अस्पताल में न डालें, खर्च बहुत हो जाएगा। जरा सोचिए, दूसरों को जिंदगी देने की ख्वाहिश लेकर मुंबई शहर में आई वह लड़की आज खुद अपनी जिंदगी और मौत के साथ जद्दोजहद में लगी है। और फिर अंत में जिंदगी और मौत से जूझते हुए प्रीति ने 1 जून 2013 को शाम 4 बजे अंतिम सांस ली और डॉक्टरों ने कहा, आई एम सॉरी, हम प्रीति को नहीं बचा पाए। इस केस का मुख्य आरोपी अंकुर, जो प्रीति का पड़ोसी था, वह प्रीति की सक्सेद से इतना जला कि उसने इस भयानक घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। हमारी लचर न्याय प्रणाली के चलते अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है कि वे एक व्यक्ति से उसके जीने का अधिकार छीन लेते हैं। क्या तेजाबी हमला हत्या जितना ही संगीन अपराध नहीं है? इस मौत ने हमारे संविधान और न्याय प्रणाली पर एक बार फिर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अक्सर जीवन में ऐसे अंतर्विरोध सामने आते हैं कि यह समझ पाना मुश्किल होता है कि इस दुनिया को किस नजरिए से देखा जाए। यह अंतर्विरोध 2 दुनियाओं के फर्क को बड़ी बेरहमी से हमारे सामने ले आते हैं और नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सारी स्त्रियां पुरुष सत्ता या वर्चस्व की शिकार हैं, या उनका एक खास हिस्सा ही इससे पीड़ित है। कहीं स्त्रियां पुरुष उत्पीड़न की सीधे शिकार है, तो कहीं वह पुरुष वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप विमर्श की सामग्री तैयार करती हुई पुरुषवादी एजेंडे को ही मजबूत बनाने की कवायद में लगी है। वर्तमान में घटित घटनाओं के मद्देनजर इस पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया इन प्रवृत्तियों से लड़ने और उन पर सवाल खड़ा करने की जगह स्त्री को एक कमोडिटी की तरह ही पेश कर रहा है। स्त्रियों के लिए लगातार भयावह होती जा रही इस दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचना आज का सबसे जरूरी सवाल है। ऐसी घटनाओं को बार बार दोहराया क्यों जा रहा है और कानून की सख्ती के बावजूद अपराधी बेलगाम क्यों हुए जा रहे हैं? क्या कारण है? बलात्कार और हत्या की हर घटना के देशव्यापी विरोध के बाद हम आशावादी होकर सोचते हैं, अब ऐसी घटना न होगी, और अभी सांस ठीक से ले भी नहीं पाते कि एक और घटना घटित हो जाती है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में तेजाब हमले की शिकार लड़कियों की त्रासदी पर आधारित एक वृत्तचित्र सेविंग फेस चर्चा में था, जिसे ऑस्कर मिला था। तेजाब का हमला हत्या से कमतर अपराध नहीं है। यह एक लड़की को जीवन भर के लिए विरूपित कर उसे हीन भावना से ग्रस्त कर देता है। ऐसी लड़कियों की अनगिनत कहानियां हैं
और ये सभी पुरुष वर्चस्व, पितृसत्ता और भारतीय पिछड़े पूंजीवाद के गर्भ से पैदा हुई है। ये कहानियां सिर्फ तथ्य नहीं हैं, यह हमारे समाज की उस बीमारी के कैंसर होते जाने की दास्तां है जो संवैधानिक रूप से हमें लोकतंत्र और बराबरी का दर्जा मिलने के बावजूद इतनी गंभीरता से हमारे जीवन को खोखला करती रही हैं। इसके चलते सोच, संस्कृति और व्यवहार में हम लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र से बाहर एक मनुष्य की तरह सोच ही नहीं पाते। मनुष्य के रूप में हम कायदे से भारतीय भी नहीं हो पाए। विश्व मानव बनना तो बहुत दूर का सपना है। पुलिस थानों और अदालतों में स्त्री के संबंध में संवेदनहीन रवैया मौजूद होना आम बात है। अपराधी वहां अपने पैसे और प्रभाव के बल पर पुलिस और कानून को अपने प्रति सहृदय बनाने की कोशिश करता है और अक्सर स्त्री को झूठी साबित कर दिया जाता है। हमारी युवा पीढ़ी में पैसे और प्रभाव का बोलबाला बढ़ा है। बेशक यह सब ऊपर से नीचे लगातार प्रसरण करता रहता है, लिहाजा कानून का उसे डर नहीं। जहां हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती हो, वहां पुलिस, न्याय व्यवस्था सब कुछ अपनी मुट्ठी में नजर आता है। फिर डर किसका? कई समृद्ध, रसूख वाले पूंजीपति या राजनेताओं के अपराध के मामलों को जिस तरह पैसे के बूते दबा दिया जाता है और गवाहों को खरीद लिया जाता है, उसके बाद इस वर्ग की मनमानी और बढ़ जाती है। एसिड अटैक की इन घटनाओं की क्रमवार श्रृंखला से निजात पाने के लिए जनता का एक बड़ा वर्ग कड़े कानून की मांग कर रहा है। लेकिन हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर हर संभव पशुता को ही बढ़ावा दे रही है, तो मात्र कानून इस प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकता। हमें उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां से ये सारी चीजें संचालित और नियंत्रित हो रही हैं। अगर सत्ता के करीबी वर्ग में जड़ जमा चुकी गड़बड़ियां नीचे और हाशियाई वर्गों में फैलेंगी तो उसका परिणाम भयावह होगा ही। निश्चित ही लड़कियां हर कहीं इन स्थितियों की सबसे आसान शिकार है। हत्या के सभी औजारों में सबसे सस्ता, घातक और आसानी से उपलब्ध हथियार है एसिड। 30 रुपए में एक बोतल मिल जाती है और आम तौर पर ऐसे तेजाबी हमला झेलने वालों की जिंदगी की भयावहता और बाकी की त्रासद जिंदगी के लिए लगातार हीन भावना, घुटन में जीने के बावजूद हमला करने वाले को हत्यारे की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है, जबकि तेजाबी हमले से विरूपित चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी का खर्च 30 लाख से ज्यादा होता है। सबसे पहले जरूरी है कि एसिड की खुली बिक्री पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी लड़की को दैहिक, मानसिक और सामाजिक यातना से ताउम्र जूझने के लिए बाध्य करने वाले इस अपराध को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सन 2002 में एसिड कंट्रोल एक्ट 2002 और एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट्स 2002 के तहत एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेजाबी हमलों का प्रतिशत 1/4 रह गया है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इन तेजाबी हमलों और इसके साथ अपना सब कुछ गंवाती लड़कियों के कितने आंकड़ों के बाद एक सख्त कदम उठाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। आप इस पर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।